हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमीन्स। इसके पहले हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ लिया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ लिया है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया है। तो ये सारे चैप्टर हमने वन शॉट में कर लिए हैं। आज हम एमीन्स का वन शॉट वीडियो करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, इसकी नेमिंग से लेकर क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस, हर चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एमीन्स को। देखो, एमीन वर्ड कहाँ से आया है? अमोनिया से। एक्चुअली जो एमीन्स होते हैं ये अमोनिया के ही डेरिवेटिव होते हैं। अब अमोनिया क्या होता है आपको पता है? NH3 जो होता है इसी को अमोनिया कहते हैं। ये होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, है ना। ये अमोनिया होता है। अब इसमें से हमें हाइड्रोजन हटाना है और कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप लगा देना है, वो हमारा अमीन कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे R लगा दे तो RNH2 बन जाएगा, है ना। RNH2 बन जाएगा, है ना। तो एक हाइड्रोजन हमने लगा हटा के R लगा दिया। अच्छा, दो हाइड्रोजन हटा के हमने R लगा दिया तो R2NH हो जाएगा, है ना। R2NH, ये ऐसी R2NH, अच्छा ऐसे ही रहने दो। तीनों हाइड्रोजन हटा के हमने R लगा दिया तो ये R3NH बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो RNH2 है इसमें देखो नाइट्रोजन जो है सिर्फ एक R से जुड़ा हुआ है, यानी सिर्फ एक एल्काइल से जुड़ा है, तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइड। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमीन है। ठीक, ऐसे ही R2NH जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। दो R होते हैं जो कि से नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं, इधर एक H जुड़ा होता है, तो नाइट्रोजन जो है वो दो R से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री अमीन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 R जुड़ा हुआ है, ये H नहीं रहेगा, है ना। 3 ही वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, वो तीनों R जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक R था तो 2 H है, यहाँ पे 2 H हो गए, 2 R हो गए, एक H, यहाँ पे तीनों R हो गया। अच्छा, 3 जुड़ा हुआ है तो कुछ इस तरीके से होता है ना। तीनों साइड हमने R जोड़ दिया और ये हो गया 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ डिग्री किस चीज़ से डिसाइड हो रही है? ये चीज़ तुम देख रहे हो, नाइट्रोजन से कितने R जुड़े हुए हैं, यानी कितने जो एल्काइल ग्रुप है कितने जुड़े हुए हैं, उससे डिग्री डिसाइड होती है। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं नाइट्रोजन से तो 2 डिग्री, यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है, तो अमीन की क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपको डिग्री अच्छे से आनी चाहिए, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप आसानी से पहचान लेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसे हम RNH2 को ले रहे हैं, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है जिसमें एक R लगा है, दो हाइड्रोजन लगे हुए, और यहाँ पे एक लोन पेयर है ना, ऐसे बना देते हैं। तो दो हाइड्रोजन और एक यहाँ पे लोन पेयर है, एक R। ठीक है, अब ये NH2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। ये R, H और H ये दोनों इस तरीके से होते हैं नीचे की ओर, तो इसको हम पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अच्छा, जैसे कि अगर नॉर्मल पिरामिडल स्ट्रक्चर जब देखा जाता है तो जो ये एंगल होता है आर और ये एच के, आर एन और एच के बीच का एंगल, इस तरीके से आप बना लो ये एंगल, जैसे आर एन और एच के बीच का एंगल, या फिर यहाँ पे अगर आर होता तो आर एन और आर के बीच का एंगल। ठीक है, ये जो एंगल होता है वो नॉर्मली जो होता है पिरामिडल में या फिर टेट्राहेड्रल में वो 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से रिपल्सन लगता है, इस वजह से ये दोनों आपस में थोड़ा पास पास आ जाते हैं और एंगल जो होता है वो 108 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 108 डिग्री है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो आर एन और आर के बीच का जो एंगल है वो 108 डिग्री है इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्री, ड्यू टू लोन पेयर। किसके वजह से? लोन पेयर की वजह से। अगर यही लोन पेयर ना होता तो जो आर और एच के बीच का एंगल आप देखते हो वो 109.5 डिग्री होता। लेकिन लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करता है, बाकी जो बॉन्ड्स हैं उनको नीचे की ओर धक्का देता है, इस वजह से ये आपस में पास में आ जाते हैं और यहाँ पे लगभग 1.5 डिग्री जो एंगल है वो कम हो जाता है, 108 डिग्री आ जाता है। ठीक है, यहाँ आर एन और आर के बीच में हमने एंगल लिखा हुआ है, आप आर एन और एच के बीच में भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये इतना डिग्री एंगल होता है, 108 डिग्री एंगल होता है। पूछा जाए क्यों होता है, तो लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से ये एंगल कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो हमने डिग्री की बात कर ली, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसका नॉमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आईयूपीएसी नेम हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम ज़्यादा यहाँ पे पढ़ते हैं कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम का एक पूरा वीडियो होता है जिसमें आपको हर एक चीज़ का आईयूपीएसी नेम पढ़ाया जाता है ना। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी है, कीटोन, हर एक चीज़ का एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अच्छा, नॉमेनक्लेचर, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन नेम, कुछ आईयूपीएसी नेम बताऊंगा, ठीक है। कुछ कॉमन नेम और कुछ आईयूपीएसी नेम। तो ये कॉमन नेम यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक। तो इसी से लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल हमारे पास है CH3, बहुत ही सिंपल सा लेते हैं कंपाउंड, CH3CH2NH2। तो ये 1 डिग्री एमीन है, आपको भी पता है। नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एमीन है हमारे पास, और इसका अगर कॉमन नेम लिखते हैं आप तो इस तरीके से लिखते हैं, इथाइल अमीन। ये ग्रुप कितना है, 1 2 2 कार्बन है ना, इस तरीके से नेमिंग कर लो, 1 और 2। तो 2 कार्बन है, इस वजह से इथाइल एमीन कहा जाता है, ये कॉमन नेम है, इथाइल एमीन। और आईयूपीएसी नेम भी बहुत ही मिलता जुलता होता है, बस इथाइल की जगह हम लिख देते हैं इथेना, ठीक है, इथेन अमीन, इथेन अमीन। जो इथेन में एन के बाद ई लगता है वो ई हटा दिया जाता है और एमीन लिख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि दो वॉवेल्स एक साथ आ जाते हैं, मतलब ई और ए एक साथ जनरली नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ई हटा दिया जाता है, ए लिख दिया जाता है, इथेन अमीन पढ़ते हैं आप इसको। तो ये इथाइल अमीन इसका कॉमन नेम हो गया, इथेन अमीन आपका इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक और बढ़ा लेते हैं, CH3CH2NH2, ठीक है। एक हमने सीधी चेन है अभी भी, एक हमने कार्बन बढ़ा दिया। अब क्योंकि ये सीधी चेन भी हो सकता था ये कार्बन, और एक और तरीका हो सकता था, ये कार्बन यहाँ पे लग जाए इस जगह पे, है ना। देखो 3 कार्बन अगर हमें लगाने हैं तो हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो तीनों कार्बन एक लाइन से लगा दिया, एक तो मान लो ये दोनों कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन हमने यहाँ पे लगा दिया होता, है ना, ये भी हम कर सकते थे। अब क्योंकि ये लाइन से लगा हुआ है एकदम सीधी चेन में, तो हम एन टर्म यूज करते हैं ना, नॉर्मल। कॉमन नेमिंग में हम यूज करते हैं एन टर्म, स्मॉल एन लिखते हैं, इसका मतलब होता है नॉर्मल। और क्योंकि प्रोपेन है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रोपेन है, तो प्रोपाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, है ना। अब इसी का आईयूपीएसी अगर नेम देखोगे तो आपको प्रोपेन है, तो पहले प्रोपेन, फिर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे NH2 है, तो 1 अमीन, ठीक है। तो या फिर 1 प्रोपेनामीन, इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 लगा देते, प्रोपेनामीन लिख देते, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ पीएससी नेम, आपको अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा जब आप पूरी तरीके से एक बार में समझेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और लेते हैं। अब जैसे मैं कह रहा था कि इसको 3 कार्बन लगाना है तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, तो इसको इस तरीके से लगा दो, CNH2, और तीसरा कार्बन हमने यहाँ लगा दिया, है ना, 3 ही कार्बन। अब ये ग्रुप जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये आइसो ग्रुप होता है। एक कार्बन से जब यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं आइसो ग्रुप। अब क्योंकि टोटल 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है, आइसो प्रोपाइल अमीन, ठीक है। एन क्या होता है, नॉर्मल यानी सीधी चेन। आइसो ग्रुप क्या होता है, जब इस तरीके से लगाओ, एक कार्बन से ऐसे 2 कार्बन अटैच हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं आइसो प्रोपाइल अमीन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ठीक है। ब्यूटे, अगर 4 कार्बन होता है, यहाँ पे एक और कार्बन हम जोड़ देते तो आइसो ब्यूटाइल अमीन हो जाता, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से लिखेंगे तो आप वो करो, मतलब नंबरिंग करो, तो इसको 1 दे दो, कोई भी एक चेन ले लो, जैसे 1 2 3, इस पे भी 2 नंबर पे आएगा NH2, और अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तब भी दूसरे नंबर पे NH2 आ जाएगा, है ना। ये 1 ये 2 ये 3, तो आप दोनों तरफ से नेमिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हो। अब ये दूसरे नंबर पे NH2 आ जा रहा है, तो अब हम इसको लिखेंगे प्रोपेन 2 अमीन, है ना, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं CNH ठीक है। तो CNH, अब ये कितने डिग्री है अगर आप पूछे, देखो ये भी 1 डिग्री है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन जो है सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। यहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है। यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, इससे भी और इससे भी, ठीक है। और तीसरा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है ना। तो ये 2 डिग्री है। अब हम 2 डिग्री पे आ गए। अब यहाँ पे नेमिंग कैसे की जाती है, जो लॉन्गेस्ट चेन है पहले उसको ढूंढ लो। तो लॉन्गेस्ट चेन, इधर तो एक ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इसको आप नंबरिंग कर दो 1 और 2, ठीक है। अब नॉर्मल नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये हो गया हमारा मीथेन इथेन, यानी इथाइल ग्रुप ये हो गया, और ये मिथाइल ग्रुप हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इथाइल मिथाइल अमीन,
अब जब इथाइल मिथाइल अमीन लिखा जाए तो आपको पता करना है कि पहले एमीन मतलब एमीन है, तो एन लगा दो, नाइट्रोजन लगा दो, एक तरफ इथाइल लगा दो, एक तरफ मिथाइल लगा दो, ठीक है। ये कॉमन नेमिंग है। अब लेकिन अगर हमें IUPAC लिखना हो तो अब हम नाइट्रोजन को टर्म को यूज करेंगे, मतलब कैपिटल N यूज करेंगे। स्मॉल n तो देखो नॉर्मल बताने के लिए यूज होता है कि सिंगल चेन है, स्ट्रेट चेन है। जो कैपिटल N होता है ये नाइट्रोजन को दिखाने के लिए यूज होता है। तो नाइट्रोजन पे क्या लगा है? इथाइल, पहले मिथाइल को, नाइट्रोजन पे क्या लगा है? एक सेकंड, ये मेरे भाई का मास्क है, आज हम इसी को डस्टर के रूप में यूज़ करेंगे। जो डस्टर है वो एक्चुअली गीला है, वो मतलब मैंने उसको सुखाया नहीं है, उसको धुल दिया था, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन टर्म को यूज़ करेंगे। अब नाइट्रोजन से जो सबसे लंबी चेन है वो हमारी ये वाली है, 1 और 2, है ना। तो ये हमारा बेस बन जाएगा और इस नाइट्रोजन से और क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो हम लिखेंगे N मिथाइल, मतलब नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, इथेनामीन, इथेनामीन, ठीक है। इथेन वाला हमारी लंबी चेन है और नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 2 मिथाइल जोड़ दें हम नाइट्रोजन से तो क्या देखते हैं? मिथाइल क्या, हम दूसरी चीज जोड़ते हैं, देखो C2H5, C2H5, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसका नाम लिखने को कहा गया है। सबसे लंबी चेन ढूंढो, यहाँ पे 2 ही कार्बन की है, यहाँ पे 2 ही कार्बन की है, ये 3 कार्बन की है, तो नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3, ठीक है। नाइट्रोजन के पास से नंबरिंग शुरू करना, ठीक है। तो ये 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से ये इथाइल ग्रुप और ये भी इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसमें कॉमन नेम में भी क्या यूज करेंगे? नाइट्रोजन को ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन नेम और IUPAC नेम बहुत सेम हो जाएगा, देखना। इसका कॉमन नेम होगा नाइट्रोजन कॉमन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से 2 चीजें जुड़ी हुई है, दोनों क्या है? डाई इथाइल, डाई इथाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल अमीन, ठीक है। ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। डाई इथाइल और ब्यूटाइल क्यों? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अच्छा प्रोपेन है, सॉरी, प्रोपाइल अमीन होगा यहाँ पे, एक सेकंड। डाई इथाइल प्रोपाइल अमीन, ठीक। तो N, N मतलब दोनों नाइट्रोजन पे 2 इथाइल लगे हुए हैं और प्रोपाइल वाली हमारी लंबी चेन है, प्रोपाइल अमीन, ठीक है। अब IUPAC नेम भी इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखो इथाइल अमीन था, यहाँ पे इथेनामीन था, वैसे ही एकदम सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। ये हो जाएगा N, N डाई इथाइल, दिख रहा है डाई इथाइल, बहुत पास पास लिख दिया ना। N, N डाई इथाइल ब्यूट, सॉरी, प्रोपेनामीन, है ना। तो ये हो जाएगा N, N डाई इथाइल, मतलब दोनों नाइट्रोजन जो है उसी पे 2 इथाइल लगे हुए हैं। N, N डाई इथाइल प्रोपेना अमीन, तो प्रोपेन की वाली लंबी चेन है और अमीन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर, इसी वजह से नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से डिटेल से आपको इसमें नहीं समझाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है नॉमेनक्लेचर में, है ना। और एक ही वीडियो में वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो एकदम अलग वीडियो होता है आपका। तो इतना आप नोट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आएंगे सीधा, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर था और ये बेसिक डिटेल। अब आते हैं एमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अच्छा, आपने फोटो नहीं लिया होगा पिछले उसका, लेकिन जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं PDF बना के डाल दूंगा, वो PDF आप डाउनलोड कर लेना, तो उसमें आपको दिख जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें NO2 ग्रुप लगा होता है, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो NO2 ग्रुप जो होता है इसको रिड्यूस करके NH2 बना देना है हमको, ठीक। तो यही करना है। तो हमें क्या करना है?
RNA2, ये होता है हमारा नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो को रिड्यूस करना है और रिड्यूस करके NH2 बना देना है। तो ऑक्सीजन हमने हटा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, यही रिडक्शन होता है ना। अब इसके लिए एनसीईआरटी ने 3 मेथड दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ M1, M2 और M3, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे थे पहला मेथड है, एक्चुअली फोन आ गया था, है ना, तो डिस्टर्बेंस बहुत होता रहता है। तो पहला मेथड जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, मेथड क्या है, बेसिकली 3 अलग अलग रिएजेंट है ना, वो आपको याद रखने होंगे। तो पहला रिएजेंट है हाइड्रोजन को यूज करो, किसी भी नॉर्मल वाले अपने जो रिड्यूसिंग एजेंट में हम यूज नहीं करते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल को, है ना। तो हाइड्रोजन को यूज करो, चाहे प्लेटिनम के साथ, चाहे पैलेडियम के साथ, चाहे निकल के साथ, बात खत्म। ये आपका क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा, H2PT, H2PD या फिर H2NI, ये रिडक्शन काम ही होता है इनका। तो ये रिड्यूस कराते हैं NO2 को NH2 पे ला देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड है, दूसरा रिएजेंट है, आप कह लो जो भी कह लो, Sn प्लस HCl। और तीसरा है मेथड, ये दूसरा था, ये तीसरा, तीसरा है हमारा आयरन और HCl, ठीक। ये 3 मेथड है। SnHCl भी क्या करेगा, NO2 को NO2 को NH2 में ले आएगा, FeCl2 भी यही करेगा, ठीक है। अब इसमें से जो FeHCl है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि FeHCl जो होता है, जब इसको साथ में डाल के आप NO2 के अंदर डालते हो, तो ये आपस में ही पहले रिएक्ट कर लेता है और आपस में रिएक्ट करके FeCl2 नाम का कंपाउंड बना देता है, ठीक है। अब FeCl2 अब मैं लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे समझ में आएगा। देखो ये मेथड प्रेफर किया जाता है, प्रेफर्ड ड्यू टू FeCl2 फॉर्म्ड लिख दे, सही रहेगा, कुछ भी लिख देते हैं, इंग्लिश समझ लेना, ठीक है। तो क्योंकि देखो Fe और HCl मिलकर FeCl2 बना लेते हैं, और FeCl2 जो होता है ये टूट के HCl देता है, ठीक है। तो फॉर्म ड्यू टू FeCl2 फॉर्म्ड, प्रेफर ड्यू टू FeCl2 फॉर्म्ड हाइड्रोलाइसिस टू गिव HCl, ये बन जाता है, इसके वजह से FeCl जो FeCl2 है ये बन जाता है, और FeCl जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस में HCl हमें वापस मिलता है। तो HCl जो होता है इसको हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, मतलब एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता, क्योंकि Fe और HCl रिएक्ट करके FeCl2 बनाते हैं, वापस टूट के HCl बना देता है। तो HCl हमें लगातार मिलता रहता है, ठीक है। इसी वजह से HCl बार बार हमें नहीं डालना पड़ता, और इसी वजह से इस मेथड को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये खुद ही HCl को बनाता रहता है, ठीक। टू गिव HCl, सो लेस HCl इज रिक्वायर्ड, इसी वजह से कम HCl की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से मेथड को अच्छा माना जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा। FeCl2 बन जाएगा Fe और HCl को मिलके, और FeCl2 जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब पानी के साथ इसकी रिएक्शन होगी, जिससे हमें फिर से HCl मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो पानी के साथ रिएक्शन होगी, फिर से HCl मिलेगा, और HCl हमें वापस से ये काम आ जाएगा, है ना, हमारा रिएजेंट की तरह काम करेगा। तो एक्स्ट्रा HCl हमें नहीं यूज करना पड़ेगा, जबरदस्ती फालतू का HCl नहीं डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इसीलिए मेथड प्रेफर किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CH3CH2NO2, है ना, ये एक हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, इसको हमने H2 और PT से, यानी प्लेटिनम और H2 से किया, डायरेक्ट आपको CH3CH2NH2 लिख देना है, खत्म काम। इस तरह की रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। या इसी तरीके से एक और ले लो, जैसे ये NO2 इस पे लगा हुआ है, ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड है ना, नाइट्रोबेंजीन, इसको हमने SnHCl से किया, या फिर FeHCl से, है ना, FeHCl से, दोनों में से किसी से भी कर लो। आपको डायरेक्ट क्या करना है, NO2 को NH2 में बदल देना है, बात खत्म। तो काफी आसान है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड हो गया। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, अमोनोलिसिस। सेकंड वाले का नाम है अमोनोलिसिस। अच्छा, चैप्टर प्लान भी बना हुआ है, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जो चैप्टर का मैंने, मतलब चैप्टर का एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं ना, कि कौन कौन सी रिएक्शन हमें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी हमने थोड़ा सा बनाया है, उसको अभी हम थोड़ी देर में दिखाते हैं। अमोनोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन, RX मतलब हेलो एल्केन, है ना, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन या हेलो एरिन दोनों हो सकता है, तो इसको ना लिखें ज़्यादा, ठीक है। R यहाँ पे एल्काइल या एराइल ग्रुप है, X हमारा कोई ना कोई हेलोजन है, ठीक है।
तो RX जो है हमारे पास है, अब इसकी हमें अमोनोलिसिस करानी है। अच्छा, अमोनोलिसिस मतलब होता है अमोनिया का ऐड हो जाना, ठीक है, यही सिंपल बात है। अमोनिया के प्रेजेंस में ऐड हो जाना बेसिकली क्या करता है, अमोनिया जो होता है कंपाउंड में ऐड होके उसको तोड़ देता है। देखो कैसे, हमारे पास RX है, इसमें हम NH3 जोड़ रहे हैं, ये अमोनिया क्या करेगा, RX में जोड़ जाएगा। कैसे, R NH3 और X बन जाएगा, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, X पे नेगेटिव चार्ज, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया जो है बेसिकली RX में आके ऐड हो गया। अब ऐड होके लिसिस टर्म आपको पता है, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की वजह से किसी चीज का टूट जाना, अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया की वजह से किसी चीज का टूट जाना। तो पहले तो ये जुड़ गया, अब हम इसको किसी ना किसी बेस से रिएक्ट करा देंगे, बेच नहीं बेस से रिएक्ट करा देंगे, ठीक है। कोई ना कोई बेस ले लो, NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई भी ले लो आप, उससे हम रिएक्ट करेंगे। जब ये बेस से रिएक्ट होगा तो जो NH3 है यहाँ पे, इससे हाइड्रोजन निकलेगा और X निकलेगा, मतलब ये आपका बन जाएगा RNH2, अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो देखो RX जो है ये टूट के RNH2 बन गया, यही हमें कराना था अमोनोलिसिस। इसके अलावा पानी बाहर निकल जाएगा और सोडियम जो है Na जो है उसके साथ X आ जाएगा, ठीक है, NX। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो ये यहाँ पे गया है, जो सोडियम था यहाँ पे Na+ और OH- के फॉर्म में टूटा है, तो Na+ जो है वो X- के पास चला गया, OH- जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके वाटर बना लेता है, ठीक है। तो OH- यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, Na+ X, NaX बन जाएगा। जैसे यहाँ पे Cl है मान लो, तो NaCl बन जाएगा, OH- यहाँ से आके हाइड्रोजन ले जाएगा और H2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अमोनोलिसिस। तो इसमें आपका RNH3X ये है, बीच में बनता है आपका, और फाइनल प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा RNH2, ठीक है। आपको बेस लेना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हमारा मिल गया। अब इसी तरीके से 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बनाया जा सकता है। NCERT ने एग्जाम्पल दे रखे हैं तो आपको थोड़ा सा देखना होगा। RX हम ले रहे हैं, RNH2 हमने ले लिया, अमोनिया के जगह पे हमने अमीन ले लिया एक तरह का, ठीक है। RNH2 हमने ले लिया, रिएक्ट करा दिया। अब ये R और ये R आपस में जाके जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इससे क्या होगा, R2NH बन जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन और X बाहर निकल गए, ठीक है, HX यहाँ पे बाहर निकल गया। ये बताओ R और X में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, X ऑब्वियसली है ना, हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। NH2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और X के पास जाएगा, HX जो है वो बाहर निकल जाएगा, और R2NH यानी 2 डिग्री हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री था, यहाँ पे हमें 2 डिग्री अमीन मिल गया। ऐसे ही 3 डिग्री बनाना है तो भी आपको R के जगह पे R2 ले लेना होगा। कोई भी हेलो एल्केन ले लिया हमने, R2NH ले लिया, 2 ये R, एक ये, तीनों जुड़ जाएंगे, R3N बन जाएगा प्लस HX बन जाएगा। ये हमारा क्या है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री से भी आगे जाता है, 4 डिग्री भी बनता है, ठीक है, लेकिन उस पर चार्ज रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर हम उससे आगे उसको ले जाएंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। 4 डिग्री कैसे बनता है, अब RX लो, R3N ले लो, R3N ले लो, 3 एक 4, चारों जुड़ जाएंगे और 4 जुड़ के ये बनेगा R4N पॉजिटिव, N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना सकता है, चौथा बॉन्ड ये बनाएगा R के साथ, जो कि अपना लोन पेयर दे के बनाएगा, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो R4N प्लस प्लस HX, इसको आप क्वार्टनरी सॉर्ट कह सकते हो या 4 डिग्री कह सकते हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमोनोलिसिस जो करते हैं, अमोनोलिसिस में ये अच्छी बात होती है, आप 1 डिग्री बना लो, 2 डिग्री बना लो, 3 डिग्री बना लो, 4 डिग्री भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको R पे मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड हो गए, और इतना आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आधा ये है और आधा ये है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना, तीसरा तरीका है हमारे पास, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड एमाइड, इसी में दोनों हैं, एमाइड और नाइट्राइल का रिडक्शन कराना है। नाइट्राइल आप जानते हैं, CN जिसमें लगा हो उस कंपाउंड को नाइट्राइल कहते हैं, जैसे RCN,
ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, इसको कहते हैं हम नाइट्राइल। अब इसका हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन हमें नॉर्मल H2PD या Ni या फिर मतलब प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल के साथ कर सकते हैं, या फिर एक और एजेंट एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, सोडियम एमेल्गम। ठीक है, सोडियम और मरकरी जब ये साथ में रहते हैं तो इनको हम सोडियम अमलगम कहते हैं। ठीक, तो सोडियम अमलगम उसके साथ में एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे H2 प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली निकल यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन प्लेटिनम और पैलेडियम भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सोडियम एमेल्गम और इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, 2 हाइड्रोजन इधर लगाना है और 2 हाइड्रोजन इधर लगाना है, बस यही करना है। ठीक है, इस तरह का हमने कुछ ओजोनोलिसिस में भी किया था। ओजोनोलिसिस में टोटल बॉन्ड हम तोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड वहाँ पे तोड़ते थे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये जो है, इसमें से 2 बॉन्ड हम तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो RCH2 और NH2, ये आपका आंसर होगा। 2 हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्राइल से था, CN ग्रुप जो इसमें होता है ना। एमाइड क्या आता है, RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम कहते हैं एमाइड। इसका भी हमें रिडक्शन करना है, इसके लिए हम LiAlH4 यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले और सेकंड नंबर पे हाइड्रोलिसिस करी जाएगी, H2O से रिएक्शन यानी हाइड्रोलिसिस। तो पहले LiAlH4 को यूज़ करेंगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस की जाएगी। ये भी वही करेगा कि डबल बॉन्ड O जो है वो पूरा पूरा आपको हटा देना है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O आपको हटाना है, ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ देना है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन पे जोड़ देना है, बस। ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, H2O बाहर निकल जाएगा और CH2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा RCH2NH2, तो बना अपने पास वही। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन पे आपको जोड़ देना, बस। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और एमाइड, इन दोनों में आपको रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी लेके आप एमाइड बना सकते हो। ठीक है, चौथा जो है हमारे पास, वो है हमारा एक नेम्ड रिएक्शन है, जिसे कहते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। थैलेमाइड सिंथेसिस। अब थैलेमाइड क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको, सिंथेसिस, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। ठीक है, अब जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता है, इससे 1 डिग्री एमीन बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ 1 डिग्री एमीन्स ही बन सकते हैं इससे। ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री इससे नहीं बन सकता है। थैलामाइड क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। ठीक है, तो थैलामाइड फिर से देख लेते हैं एक्चुअली क्या होता है। हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इस पे से 2 बॉन्ड निकालो और कार्बन डबल बॉन्ड O लगा दो। ये दोनों कार्बन तुम्हें जोड़ने हैं नाइट्रोजन से। ठीक, ये होता है हमारा थैलेमाइड। ठीक है, अब इसको किसी भी बेस से ट्रीट करते हैं, जैसे KOH ले लेते हैं, KOH या फिर NaOH आप लोगे, इससे आप ट्रीट करोगे तो ये जो हाइड्रोजन है, इसको OH के साथ भेज दो, तो OH और H ये दोनों H2O बना लेंगे और K जो है वो आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन और OH ये दोनों निकल जाएंगे पानी के फॉर्म में, यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH, ये दोनों मिलकर पानी बना लेंगे। K आपको यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में जोड़ देना है, तो बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका N K हो जाएगा, H के जगह पे K आ गया। ठीक है, अब इसको आप किसी ना किसी हेलो एल्केन से रिएक्ट कराओ, यानी RX से। तो हेलो एल्केन से आप रिएक्ट करोगे अब, तो ये तो वैसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे ही रहेगा। हेलो एल्केन से रिएक्ट कराने पे क्या होगा, अगेन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये बाहर निकल जाएगा, R आके नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा, तो KX आपका निकल जाएगा। जैसे K यहाँ पे Cl मान लो तो KCl, ठीक है, KBr जो भी होगा निकल जाएगा, यहाँ पे R आके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो हम एक चीज़ हटा रहे हैं, एक लगा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा, नाइट्रोजन और यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, अब इसको किसी बेस से फिर से ट्रीट करेंगे, जैसे मान लेते हैं NaOH से हमने इसको फिर से ट्रीट किया। अब जब बेस से ट्रीट करोगे तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों टूटेगा और NR पूरा हट जाएगा, ऊपर ONA लग जाएगा, नीचे ONA लग जाएगा। ठीक है, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो ये C डबल बॉन्ड O था, ये C
डबल बॉन्ड O था, ये ऐसे ही रहेगा, ऊपर भी ONA हो जाएगा और नीचे भी ONA हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाता है, लेकिन ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसके साथ जो बनता है वो हमारा एमीन है। ये एमीन तो है नहीं, है ना, ये तो कहाँ NH2 इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसके साथ 1 डिग्री एमीन बनता है जो कि हमारा RNH2 होता है, ठीक है। ये हमारा साइड प्रोडक्ट होता है और यही हमें बनाना था। तो ये होती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आपको 3 स्टेप बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हटा के पोटेशियम लगाओ, पोटेशियम हटा के R लगाओ, उसके बाद NaOH से रिएक्ट करा दो, जो हमारा RNH2 है वही हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देखो R और N यहाँ पे है, ये 2 प्रोडक्ट हम हटाएंगे, ये दोनों बॉन्ड टूटा है ना, ये बॉन्ड टूटा है, तो कार्बन पे तो एक बॉन्ड, कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ, इस नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड खाली हुआ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे ONA और यहाँ पे ONA, तो हमारे पास ये बन जाएगा और RNH2 हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो ये है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और बहुत ही आसान है याद करना, एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नीट में मतलब बोर्ड्स में आपको पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये हमारा तीसरा चौथा मेथड है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी मेथड है हमारा, पांचवा मेथड प्रिपरेशन का, ये भी एक नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस। हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो 2 वर्ड से बना है, ब्रोमीन और अमाइड, है ना। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, सिंथेसिस नहीं, डिग्रेडेशन। अच्छा, डिग्रेडेशन मतलब, डिग्रेड मतलब होता है किसी चीज का कमी हो जाना, ठीक है। जैसे डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब कम होना, डिग्रेड मतलब होता है एक लेवल कम हो जाना, ठीक है। एक लेवल या फिर जितने भी लेवल हो, जो नॉर्मली था उससे कम हो गया कोई ना कोई चीज। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, डिग्रेडेशन टर्म इसी वजह से यूज किया गया है क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है। जो भी हम लेते हैं एमाइड, जो भी एमाइड हम लेते हैं, उस एमाइड से एक कार्बन कम हो जाता है जब हमारा एमीन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई एमाइड लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है तुम देखो, अगर ये R हटा के इसमें भी R हटा के कुछ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ले लेते हैं, जैसे CH3 ले लेते हैं, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड ONH2 ये हमारा है। इसको सही से देखते हैं थोड़ा, तो CH3C डबल बॉन्ड ONH2 ये हमारा एमाइड है। इसमें हम ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे किसी बेस के प्रेजेंस में, जैसे यहाँ पे हमने NaOH ले लिया। आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दिया बैलेंसिंग, अभी हम हटा देते हैं, NaOH हमने दे दिया बेस के प्रेजेंस में। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O को आपको क्या करना, खा जाना है। C डबल बॉन्ड आप पूरा का पूरा आप हटा दो, ये जो पूरा का पूरा है इसको निकाल के बाहर फेंक दो, जो बचे वो जोड़ दो, CH3NH2 बचा, यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो CH3NH2 ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन का हमने एमाइड लिया था, 1 2 2 कार्बन का बना, कितने कार्बन का एमीन, कितने कार्बन का बना, 1 कार्बन का। इसीलिए कहा गया है डिग्रेडेशन, एक कार्बन कम जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो एक कार्बन कम का बनता है, ठीक है। इसके साथ Na2CO3 बनता है, NaBr बनता है और वाटर भी बनता है। लेकिन वो सब चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जरूर याद रखना कि यहाँ पे एक कार्बन की कमी हो जाती है हमेशा। तो जितने कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन का लेते हैं तब भी C डबल बॉन्ड तो हटना ही था। तो वो जितने बॉन्ड ले, मान लो यहाँ पे 4 कार्बन थे, 4 1 5, टोटल 5 रहते, C डबल बॉन्ड आप हटा देते, 4 कार्बन का यहाँ पे बनता, ठीक। 5 लोगे तो 4 बनेगा, 6 लोगे तो 5 का बनेगा, तो एक कार्बन का कम का बनेगा, तो 1 लेस कार्बन ऐसे लिख दो, कार्बन प्रोडक्ट जो होता है इसमें एक कार्बन की कमी होती है, ठीक है। और इससे भी 1 डिग्री ही अमीन बनता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से 1 डिग्री अमीन ही बनता है, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री अमीन भी यहाँ पे भी 1 डिग्री अमीन ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पे इसको भी पढ़ लेते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, आपको सीधे याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो छोटे एमीन्स होते हैं, जिनमें 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, 5 कार्बन है ना, लोअर एमीन्स जिसे कहा जाता है, लोअर एमीन्स,
ये जो होते हैं गैसियस होते हैं, ठीक है, आर गैसेस एंड हैव फिशी ऑर्डर। फिशी मतलब मछली की जैसे गंध आती है इनमें, ऑर्डर, ठीक है। तो जो छोटे एमीन होते हैं, छोटे मतलब कम कार्बन के, ठीक है, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन के एमीन जो होते हैं, ये जो होते हैं गैसियस होते हैं, इनमें फिशी ऑर्डर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अगर किसी को याद हो तो ये बताओ, अगर पुराना आपने देखा होगा वीडियो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला या फिर हेलो एल्केन हेलो एल्डिहाइड कीटोन ईथर वाला, तो मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है और मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये चीज़ अगर कमेंट करके अगर याद होगा तो बताना, तो मैं अब बताऊंगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमें बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्डिंग के ऊपर कि बॉन्डिंग कैसी हो रही है। अब 1 डिग्री एमीन देखो कुछ इस तरीके से होता है, RNH2, है ना, इस तरीके से होता है ना। अब मान लो इसी यही 1 डिग्री एमीन है, इसी का मान लो हमने इतना बड़ा मतलब एक टुकड़ा ले लिया 1 डिग्री एमीन का, तो उसमें कई सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे RNH2 के। तो इसी तरीके से एक और हम बना लेते हैं RNH2, एक और बना लेते हैं हम ना, H और H, R इधर लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास और नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, और इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के इनको अलग अलग करना, इनको बॉयल करवाना मुश्किल हो जाता है। अभी 2 डिग्री एमीन जो होता है वो होता है R2NH, है ना। ऐसे ही कई मॉलिक्यूल्स इसके भी होंगे, R2NH, है ना, R2NH। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस भी तरीके से हो रही हो, लेकिन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो पाएगी। अब तीसरा देखते हैं 3 डिग्री एमीन, जो कि होता है R3N। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस हाइड्रोजन के साथ होती है जो कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। तो नाइट्रोजन से तो यहाँ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं है। तो 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री में, और सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कह लो आप नहीं होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डिग्री में होती ही नहीं है। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कैसी हो रही है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि पैकिंग कैसी हो रही है, ये मैंने बताया था आपको। इसको इरेज करके मैं यहाँ पे सिर्फ रीजन लिख दे रहा हूँ कि क्या रीजन है इसका। ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको एक एल्कोहल और एक अमीन दे दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जैसे 4 कार्बन का एक एल्कोहल है, 4 कार्बन का अमीन है, तो कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा पानी में, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी जान लेते हैं। आउट ऑफ एल्कोहल एंड अमीन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन, है ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन, जो हमारा क्या कहते हैं एल्कोहल होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आउट ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एल्कोहल विल बी मोर सॉल्युबल, ठीक है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एल्कोहल, मैं अभी समझाऊंगा क्यों, है ना, विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, वाटर में कोई चीज़ सॉल्युबल हो रही है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में वो जाके रह सकती है। बीच में जाके रहने के लिए वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। अब उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए जो मॉलिक्यूल है हमारा, जैसे जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, जो अमीन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर पोलैरिटी होनी चाहिए, मतलब चार्ज का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी चार्ज के वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी की, वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है और उसी वजह से सॉल्युबिलिटी आती है। तो जैसे कि अगर हम एक अल्कोहल ले, यहाँ पे 4 कार्बन का ले लेते हैं मान लो, और 4 कार्बन का हम एमीन भी ले लेते हैं, दोनों तरफ OH लिख दिया, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, उसको ये ज़्यादा खींच पाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। इसी वजह से इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, इसमें चार्ज का जो चार्ज बन रहा है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये लेस पोलर बॉन्ड है तो दोनों पोलर ही, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये लेस पोलर बॉन्ड है, और इसी वजह से यहाँ पे जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है वो होता तो है, लेकिन कम होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। इसी वजह से अल्कोहल अगर सेम कार्बन लिया जाए तो अल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं हमारा इसके अमीन के केस में, ठीक है, सेम नंबर अगर लिया जाए तो ये आप रीज़न लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर प्लान, ठीक है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब फिर नॉमेनक्लेचर पढ़ा, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ NO2 RX, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं, अब हम आएंगे केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। तो इतनी रिएक्शंस है, ये सारी हमें पढ़नी है। और इसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट में आखिरी में पढ़ना। डाइजोनियम सॉल्ट में 2 ही चीज़ें पढ़नी है, उसका प्रिपरेशन का सिर्फ एक ही मेथड है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, एक ही तरीका दिया गया है प्रिपरेशन का। और रिएक्शन में 3 रिएक्शन दी गई है, जिसमें सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमेयर रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो ये दोनों रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको दोनों नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो रिएक्शंस ऑफ अमीन, ठीक है, अमीन्स की रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, अमीन्स में नाइट्रोजन होता है, और आपने देखा था नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। अब एक एसिड बेस का कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम कहते हैं लुईस एसिड या फिर लुईस बेस। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, और लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को दे दे। तो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसा नाइट्रोजन है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं। अब ये 2 लोन पेयर ये आसानी से दे सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं है, ये अलग रहते हैं, ठीक है। ये बॉन्डेड मतलब नहीं रहते हैं ना, बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते हैं ये। तो इसको ये आसानी से दे सकता है, ये गिव कर सकता है, और जो लोन पेयर दे सकता है उसी को हम कहते हैं लुईस बेस। तो जो एमाइड्स होते हैं, जो अमीन होते हैं, वो एक्चुअली लुईस बेस होते हैं, एक अच्छे लुईस बेस होते हैं। और बेस क्योंकि है, तो बेस और एसिड की रिएक्शन आपको पता है होती ही है। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे पहले एनसीईआरटी ने इसके बारे में बताया है आपको, ठीक है, कि जो रिएक्शंस बेसिक कैरेक्टर की वजह से होती हैं वो हम पढ़ेंगे। रिएक्शंस ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि एमीन्स बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, उनके पास लोन पेयर खाली है, वो दे सकते हैं, ठीक है। जो लोन पेयर देते वो बेस कहलाता है, ठीक है। अब एमीन्स में आपको पता है, जैसे NH2 ले लो, है ना, इस पे भी लोन पेयर है, या फिर NH एक सेकंड, जैसे RNH2 है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है ना। R2NH है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, ठीक है। R3N है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये बेस है, ठीक है। अब एसिड बेस की रिएक्शन होगी, जैसे कोई भी एक एमीन ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया एनिलीन NH2 यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर है। इसको हम किसी एसिड से रिएक्ट करा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे HCl ले लिया, तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है, HCl पूरा बेसिकली यहाँ जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये NH3 प्लस और Cl माइनस के रूप में सॉल्ट होता है, NH3Cl, NH3 प्लस और Cl माइनस, इस तरीके से ये सॉल्ट बन गया। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, है ना। तो इसको हम एनिलीनियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। ये एनिलीन है, इसको हम एनिलीन कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनिलीनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट बन गया। तो ये रिएक्शन तो कॉमन है, आपको दिखाई गई है। अब एनसीईआरटी ने 2 जगह पे आपको जो अमोनिया होता है उससे, और जो अमीन्स होते हैं उनके बेसिक कैरेक्टर जो है उसको कंपेयर किया है, ठीक है, अमोनिया और एमीन के बेसिक कैरेक्टर को। जैसे अगर हम किसी, जैसे पहला है, हम कंपेयर कर रहे हैं बेसिसिटी को, ठीक है, किसकी बेसिसिटी को, एल्काइल एमीन्स की, यानी RNH2, R2NH या R3N, ये सारे क्या हैं, एल्काइल अमीन है। एल्काइल अमीन की बेसिसिटी हम कंपेयर कर रहे हैं अमोनिया से। अब हमें पता करना है कि एल्काइल अमीन में और अमोनिया में कौन ज़्यादा बेसिक होगा।
तो एक चीज़ ध्यान दो, जो आर ग्रुप होता है ये प्लस आई ग्रुप होता है, और जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो अपने आप से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाते हैं। तो आर ग्रुप क्या कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को और नाइट्रोजन के पास भेज रहा है। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक लोन पेयर तो उसके पास था ही, और इलेक्ट्रॉन जब उसके पास आ रहे हैं तो नाइट्रोजन को लग रहा है कि इस लोन पेयर की जरूरत नहीं है, तो वो आसानी से लोन पेयर दे देगा। तो मतलब जितना ज़्यादा आर ग्रुप होगा उतना ज़्यादा नाइट्रोजन को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की पुश मिलेगा, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बीच में बॉन्ड में, वो नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा जितना ज़्यादा आर ग्रुप होगा, और नाइट्रोजन को लगेगा कि इस लोन पेयर की जरूरत नहीं है, तो वो आसानी से दे देगा। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक आपको ये मिलेगा, क्योंकि 3 आर है, तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, तो ये लोन पेयर आसानी से निकल सकता है। यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे एक ही आर है, तो सबसे ज़्यादा आपको R3N जो है ये सबसे ज़्यादा वो मिलेगा, मतलब क्या कहते हैं, बेसिक मिलेगा। ठीक है, तो एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया। देखो, अगर इन गैसियस स्टेट कह लो, गैसियस स्टेट मतलब ये सारे के सारे अलग अलग हैं, सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, ठीक है, गैस के फॉर्म में है। ठीक है, इन गैसियस स्टेट्स अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, BS मतलब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो R3N की जो बेसिसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 आर हैं जो कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो आसानी से निकल सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उससे कम होगी R2NH की, और उससे भी कम होगी RNH2 की। ठीक है, NH2 की। ये सब सिर्फ एक ही आर है तो इसमें कम होगा। इसके अलावा इससे भी कम होगी अमोनिया की, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, अमोनिया से। तो अमोनिया ये सारे क्या है, तीनों के तीनों एल्काइल अमीन है, ये अमोनिया है। तो अमोनिया सबसे आखिरी में जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई आर ग्रुप नहीं है, तो कोई ऐसा इसको महसूस नहीं करा रहा है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जबकि आर ग्रुप है, आर ग्रुप क्या करेंगे, जो आर वाला ग्रुप है, जैसे इस तरीके से इसको हम बना के देखते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। आर क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। ये प्लस आई ग्रुप होते हैं। प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने पास से दूर भगाता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, नाइट्रोजन को लगेगा कि काफ़ी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जबकि NH3 में ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे यहाँ पे H हैं, तो H जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं अपने आप से दूर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट की बात हो गई। लेकिन अगर एक और फैक्टर आपके दिमाग में आ जाए, अगर हम एक्वस स्टेट की बात करें, इन एक्वस स्टेट मतलब इन सबको पानी में डाल दें, तो अब पानी में अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखी जाए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा क्यों हो जाएगा, देखो पहले हम लिख लेते हैं कि RNH2, अच्छा आप इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके भी लिख सकते हो ना। R3N क्या है, 3 डिग्री, 3 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हो। अगर यहाँ पे ऐसे ही लिखें तो, अगर यहाँ पे ऐसे लिखे तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, अब जब एक्वस स्टेट हो जाता है तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ले लो, जैसे RNH2 है हमारे पास, RNH2। अच्छा, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, जब लोन पेयर ये दे देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आर क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो आर जो NH2 है ये स्टेबल बना रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेबल रहेगा। अब एक्वस स्टेट में ऐसा उल्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो एक्वस स्टेट में क्या होता है, सॉल्वेशन नाम की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर समझे तो जैसे 1 डिग्री को हम ले लेते हैं RNH2, है ना, दोनों हाइड्रोजन बड़ा करके लिख देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 2 डिग्री को लेते हैं तो R2 और NH, 3 डिग्री को लेते हैं R3N। ठीक है, अब देखो जब एक्वस स्टेट में डालोगे ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, है ना, मतलब उसके लिए क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोन पेयर को देख रहे हैं ना, तो लोन पेयर नाइट्रोजन अपना दे देगा। अच्छा, नाइट्रोजन लोन पेयर जब दे देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया होगा, इसके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब तुम ये देखो कि कौन स्टेबल है, लोन पेयर देने के बाद भी कौन आसानी से रह ले रहा है। अगर देखो लोन पेयर अगर देने के बाद किसी को मुश्किल हो रही है, मतलब वो लोन पेयर नहीं देना चाहता अपना, है ना। यहाँ पे कौन आसानी से रह ले रहा है, लोन पेयर हमने तीनों का निकाल दिया, अब देखते हैं कौन आसानी से रह ले रहा है, कौन स्टेबल है, ये चीज़ हम देखते हैं।
तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप पानी ले लेते हैं, एक्वस स्टेट ले लेते हैं, तो जैसे ही N+ ये लोन पेयर अपना देता है, या उसके पहले भी जो OH के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो इसको आके घेरने लगते हैं चारों तरफ से। ऐसे ऐसे लिख लो, H2O H2O, ऐसे हर तरफ से घेरने लगेंगे, H2O 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 H2O, ऐसे। और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखिए, दो हाइड्रोजन है, दोनों एक एक से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए। इसके अलावा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये छोटा है, एक ही आर है, बाकी H और H है, तो आसानी से वाटर ने इसको घेर लिया। जब इसका वाटर इसको घेर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल हो जाता है, इसी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। भाई देखो, ये चार्ज अपना दे रहा है, लोन पेयर देने के बाद क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। और सब लोग स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, तो ये स्टेबल हो जा रहा है, इसी वजह से इसका क्या हो जा रहा है, अपना बेसिक स्ट्रेंथ हाई हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2 आर हैं, और आर एक बल्की ग्रुप है, मतलब बड़ा ग्रुप है, और हाइड्रोजन एक ही है, तो वाटर इसको इतना ज़्यादा सराउंड नहीं कर पाएगा। सराउंड तो इसको भी करेगा, है ना। यहाँ पे भी घिराव तो यहाँ पे भी होगा, वाटर इसको घेर लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखो कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं घेर पाएंगे, क्योंकि आर जो है वो बहुत बड़ा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से हो पाएगी, है ना, इस ऑक्सीजन से, इस वजह से। तो इस वजह से ये कम स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही काम हो सकता है, थोड़ा बहुत घेराव हो सकता है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया है, इसी वजह से 1 डिग्री जो हमारा होगा, मतलब आर अमीन जो 1 डिग्री होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया है, और इसी वजह से सबसे अच्छा बेस माना जाएगा। ठीक है, तो जो लोन पेयर है, आप लोन पेयर निकाल दो, उसके बाद देख लो कौन स्टेबल हो जा रहा है। जैसे अगर यहाँ पे भी उसकी बात करें, लोन पेयर मान लो इसने निकाल दिया, लोन पेयर निकालने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब ये आर क्या कर रहे हैं, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर देंगे, और जितना कम चार्ज हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो दो ही हाइड्रोजन, सॉरी, एक ही आर है हमारे पास, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर धक्का देगा, पॉजिटिव चार्ज को उतना ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 2 आर है, तो 2 आर धक्का देंगे तो पॉजिटिव चार्ज को और कम करेंगे। यहाँ पे 3 आर है, 3 आर धक्का देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम करेंगे। जितना कम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। कभी भी एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आपको निकालना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जो भी आपको निकालना है एसिड या बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे बेसिक यहाँ पे निकालना है, तो आप लोन पेयर हटा दो। अब लोन पेयर हटाने के बाद पॉजिटिव चार्ज को कितना स्टेबल कोई चीज़ कर दे रही है, ये चीज़ ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक ही आर है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से H2O के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, है ना। H2O के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होते हैं ना, देखो हाइड्रोजन जो होते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जब अगर आप इसको सही से बनाओ ना, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन के ऊपर हल्का नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन की वजह से इस चार्ज को कम करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक्वस स्टेट, गैसियस स्टेट में आपको किस तरीके से करना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर का सॉल्वेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्वेशन कहते हैं। पानी जो घेर देता है किसी भी मॉलिक्यूल को, अगर पानी घेर देता है, चारों तरफ से घेर देता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन हो जाना। तो एक गैसियस स्टेट में कोई सॉल्वेशन होने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्वस स्टेट में आपको सॉल्वेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्वस स्टेट। तो एल्काइल अमीन और अमोनिया हमने देख लिया। अब हम एराइल अमीन और अमोनिया देख लेंगे। ठीक है, कोई एरोमेटिक अमीन है, कोई एरोमेटिक अमीन है, उससे और अमोनिया से अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे NH2 अगर आप लिखना चाहें, NH3, तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, NH3 मतलब एकदम उल्टा हो जाएगा, NH3 सबसे आगे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका सॉल्वेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। NH3 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री। NH3 सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा, पानी बहुत ज़्यादा घेरेगा, है ना। तो नाइट्रोजन के पास जब पॉजिटिव चार्ज होगा, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन है, और वाटर से 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर अमोनिया। ठीक, अगर कोई एरोमेटिक अमीन है और अमोनिया से कंपेयर करें तो क्या होगा। अब जैसे एक एरोमेटिक अमीन हम बना लेते हैं यहाँ पे, NH2। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर होगा इसके पास,
ठीक है, और एक हम अमोनिया बना लेते हैं NH3। अब इन दोनों में पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब कौन सा आसानी से अपना लोन पेयर दे सकेगा, तो हमेशा आपको अमोनिया को आगे रखना है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में ये जो लोन पेयर है, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो इसके बीच में रेजोनेंस होने लगता है। अब जब ये रेजोनेंस पाई बॉन्ड जो होता है, ये सॉरी लोन पेयर जो होता है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये बाहर थोड़ी निकलना चाहेगा। रेजोनेंस तो भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको स्टेबिलिटी देता है। तो ये रेजोनेंस होने लगता है, और ये लोन पेयर जो होता है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, इस तरीके से यहाँ पे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो भी होगा, तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस होने लगेगा और उसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अब स्टेबल होने की वजह से ये जो अपना लोन पेयर है ये देना नहीं चाहता है, इसी वजह से कम बेसिक है। ये अपना लोन पेयर दे सकता है, ये अपना लोन पेयर नहीं देना चाहेगा क्योंकि रेजोनेंस है। तो कोई पूछे तो ड्यू टू रेजोनेंस, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लो। हमारे बेसिक स्ट्रेंथ की जो भी रिएक्शंस थी, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो दोनों आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और काम करेंगे। बेसिक कैरेक्टर की वजह से हमने पढ़ लिया। ठीक है, जो भी रिएक्शंस थी एसिड बेस वाली रिएक्शन। अब दूसरा है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप जोड़ना, यानी R ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5, इसी को जोड़ना है। ठीक है, बहुत ही आसान रिएक्शन है ये। तो ऑलरेडी हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। हम कोई ना कोई हेलो एल्केन लेते हैं, जैसे CH3Cl यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, इसको एमीन से रिएक्ट कराते हैं, जैसे C2H5NH2, ये हमारा एमीन हो गया, इससे रिएक्ट कराएंगे। अब आपको क्या करना है, एमीन को लिखना है पहले, देखो ऐसे C2H5N, 2 H है, एक H ऐसे लगा रहने दो, दूसरा H जो है उसको हटा के CH3 लगा दो, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, C2H5NHCH3। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही दूसरा तीसरा रिएक्शन है हमारे पास एसाइलेशन। एसाइलेशन में मैंने पढ़ाया था आपको, एसाइलेशन मतलब होता है RCO ग्रुप जोड़ना, RCO ऐड करना। RCO जैसे CH3CO, C2H5CO, इस तरह का कोई ग्रुप है, उसको हमें ऐड करना है। ठीक है, फिर से कोई ना कोई हेलो एल्केन आपको लेना है, मतलब एमीन लेना है, और उसमें ये वाला ग्रुप लेना है एक्सकेन, जैसे CH3 है हमारे पास, NH2, दोनों हाइड्रोजन ऐसे करके हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम RCO ग्रुप ले लेते हैं कोई, जैसे C2H5COCl। ठीक है, Cl क्या है? क्लोरीन है। C2H5CO यही तो है RCO, ये C2H5 क्या है? R, और CO। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है इसे कहते हैं एसाइल ग्रुप, तो इसी को जोड़ना है हमें। अगेन वही काम करना है जो यहाँ पे हमने किया है, एक हाइड्रोजन रहने दो, दूसरा हाइड्रोजन हटा के C2H5CO जोड़ दो, तो CH3N, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5CO। ठीक है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बुक में हो सकता है आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए, CH3NH C2H5CO। ठीक है, तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इस तरीके से नहीं, सॉरी CO के वजह से बॉन्डिंग होती है ना, तो ये थोड़ा इधर इस तरीके से लिख देते हैं, एक सेकंड, CO C2H5 ऐसे, तो हो सकता है आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए, इस तरीके से, तो लिखने का तरीका अलग हो सकता है, प्रोडक्ट आपका वही मिलेगा। तो ये हो गया एल्काइलेशन, एसाइलेशन, दोनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में। अब आते हैं, तीसरा हो गया चौथा रिएक्शन। चौथा रिएक्शन है हमारे पास, तो बेसिक कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं, एल्काइलेशन पढ़ चुके हैं, एसाइलेशन पढ़ चुके हैं। अब कार्बल अमीन रिएक्शन, जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, ये हम करते हैं। तो चौथा है हमारे पास कार्बल अमीन रिएक्शन। ठीक है, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ 1 डिग्री ही अमीन जो होते हैं वो ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये आप मतलब पहचानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको दे रखा है, उसमें से सिर्फ 1 डिग्री को अलग करना है, तो आप उसको पहचान सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट से। तो ओनली 1 डिग्री अमीन गिव दिस टेस्ट, या फिर कह दो ये रिएक्शन देते हैं, गिव दिस रिएक्शन या गिव दिस टेस्ट, जो भी आपको मन कह कर दो। ठीक है, तो अच्छा होता क्या है इसमें, कैसे पहचानते हैं हम? जैसे 1 डिग्री अमीन है हमारे पास कोई RNH2,
इसको हम क्लोरोफॉर्म से यानी CHCl3 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ना कोई बेस लेते हैं, जैसे KOH की जगह NaOH भी हो सकता है लिखा हो, ठीक है। अब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, RNH2 जो है ये RNC में चेंज हो जाएगा। देखो साइनाइड जो होता है वो CN होता है, CN होता है साइनाइड, NC होता है आइसोसाइनाइड, तो ये बन जाएगा RNC। जो NC होता है इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, अगर यहीं पे CN होता है उसको साइनाइड कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसके अलावा KCl मिल जाएगा और H2O यानी वाटर। अब कैसे पहचानेंगे जो RNC बनेगा हमारे पास, ये बहुत ही गंदा स्मेल करता है, तो फाउल स्मेलिंग है, ये बहुत ही गंदा स्मेल करता है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे काम आ सकता है, जब आपको वो A से B बना, B से C बना, C से D बना, इस तरह की रिएक्शंस दी होती है ना, तो उसमें ये आपको काम आ सकता है कि अगर कोई अमीन बना है, मतलब अगर कह दिया जाए कि कोई अमीन बना है जो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, तो वो 1 डिग्री ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। या फाउल स्मेलिंग है, उसको आइसोसाइनाइड टेस्ट देने पे फाउल स्मेल आती है, तो 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम आ सकता है। पांचवा रिएक्शन भी यहीं पे कर लेते हैं। पांचवा रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, पहले इतना कर लो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा है हमारे पास, पांचवा है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, अच्छा नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, तो HNO2 से रिएक्शन कराना है, ठीक है। अब इसमें 1 डिग्री का अमीन का हमारे सिलेबस में है, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन HNO2 से कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 1 डिग्री का है। अच्छा 1 डिग्री अमीन का अगर हम रिएक्शन देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, हमारे पास कोई RNH2 है, 1 डिग्री अमीन है, इसको HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराया गया, ठीक है। ये रिएक्शन होती है NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में। अब अगर आपको याद हो तो कई बार रिएजेंट आ चुका है NaNO2 HCl, ये क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है, तो हमारे पास RN2Cl बन जाता है, इसे कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, यानी पानी से इसको रिएक्ट कराया जाता है। पानी से आप रिएक्ट कराओगे तो N2Cl का काम ही होता है, N2Cl बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकलना चाहता है, तो ये क्या करता है, R को छोड़ देता है, और H2O से जो OH माइनस होता है वो R के साथ आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ROH बन जाता है प्लस नाइट्रोजन और प्लस HCl, ठीक है। तो N2Cl जो होता है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकलने में माहिर होता है, इसको हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अच्छा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का जो रिएक्शन है वो सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ऐसा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री जब भी क्वेश्चन आएगा 1 डिग्री पे आएगा, ठीक है। अच्छा अगर एरोमेटिक है, RNH2 जो है यही एरोमेटिक ले लेते हैं, जैसे हमने एनिलीन ले लिया, ठीक है, बेंजीन रिंग पे CH2, तब भी उसी तरीके से रिएक्शन होगी। अगर आप इसको HNO2 से रिएक्ट कराएंगे NaNO2 HCl के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में वही डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ऊपर NH2 हटा के N2Cl लगा दो, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ बन गया। यहाँ पे RN2Cl था, यहाँ पे जो ये है एरोमेटिक ग्रुप है उसके साथ N2Cl लगा है। अगेन हाइड्रोलिसिस करोगे, वही ROH, N2Cl हटा के OH लगा दो, प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये आपको एरोमेटिक मतलब एलिफेटिक कंपाउंड हो तो एरोमेटिक हो, दोनों में सेम रिएक्शन हो रही है, ठीक है। छठवीं रिएक्शन पे आते हैं। तो छठवीं रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड हो गया, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड है ना, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बस रिवाइज करना है बस। तो रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिक क्लोराइड कर लेते हैं। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, अच्छा इसी एराइल सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है इसी को हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5 यानी बेंजीन रिंग, CO, एक सेकेंड, SO2Cl है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। एराइल क्या है, बेंजीन ही तो है बेसिकली, एराइल मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड लगा है, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, ठीक है।
तो वही बेसिकली इसी को हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा, ये बनता कैसे है? तो कुछ इस तरीके से रहता है ये देखने में। हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इससे एक सल्फर लगाओ और SO2 होता है ना, तो ये डबल बॉन्ड से ऊपर डबल बॉन्ड से नीचे, अब एक और बॉन्ड बना है बचा है, उस पर Cl लगेगा। ये है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है, हमारा कोई ना कोई एमीन लेना है हमको, तो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एमीन कुछ इस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है, NH2, यहाँ पे कोई R ले लो, C2H5 ले लेते हैं, C2H5 NH2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, HCl निकाल के बाकी सब जोड़ दो, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों निकाल दो, बाकी जो बचा है उसको जोड़ दो। ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Cl यहाँ से गया, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हुआ, नाइट्रोजन और क्लोरीन जुड़ गए, तो यहाँ से Cl गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये लगा हुआ है, और ये हो गया C2H5, ये हमारा कंपाउंड बनेगा प्लस HCl जो कि बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आसान है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा 2 डिग्री हो तो, ये तो 1 डिग्री था मान लो, है ना, ये जो हमारा एमीन था ये 1 डिग्री था, अगर 2 डिग्री हो तो उसकी भी रिएक्शन इसी तरीके से होती है कुछ। बेंजीन रिंग लो, SO2 लगाओ और क्लोरीन लगा दो, प्लस अब 2 डिग्री है तो नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन होगा, बाकी दोनों ग्रुप हम ले लेते हैं, जैसे CH3 इधर भी ले लो, CH3 इधर भी ले लो, है ना, यही तो है R2NH, ये 2 डिग्री आ गया अमीन हमारा। करना वही है हमारा, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अपना बाहर निकाल दो, है ना, तो ये HCl निकाल दो और बाकी सब जोड़ दो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन पे और क्या लगा है, ये CH3, और इधर भी CH3 लगा हुआ प्लस HCl, तो बस बात खत्म, वही है। अच्छा 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं हो सकती, क्यों, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, तो CH3 और Cl साथ में नहीं निकलेंगे ना, हाइड्रोजन और क्लोराइड निकलता है, तो नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है 3 डिग्री में, हर तरफ R जुड़ा होगा, R ग्रुप हर तरफ जुड़ा होगा, तो 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो 3 डिग्री अमीन डोंट गिव दिस रिएक्शन, क्यों नहीं होगी, एब्सेंस ड्यू टू, लिखे पूरा लिख देते हैं ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ NH, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, इसी वजह से 3 डिग्री अमीन में ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो 6 हो गया, 7वां आखिरी रिएक्शन हमें पढ़नी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बस बाकी खत्म हो जाएगा इसका। तो ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे का वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा पेन से, एक्चुअली जहाँ मैं रहता था वहाँ से बाहर आना पड़ा, तो बोर्ड और मार्कर सारे उधर ही रह गए हैं, लेकिन वीडियो आज ही डालना है तो हम पेन से कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 हम पढ़ चुके थे, 7वां हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सही से दिख रहा होगा आपको, है ना। 7वां हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपको पता होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको ज़रूरत है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसको कहते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि चेंज कर देना, मतलब एक को हटा के दूसरा लगा देना। अब इसमें जो रिएक्शंस हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा हमें रिवाइज करना है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जाननी है बस, ठीक है। अब इसमें 3 तरह की रिएक्शन आती हैं, एक सेकेंड, जिसमें से पहली है हमारे पास ABC करके दिखते हैं ना, पहली है ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन को ऐड करना, ठीक है, ब्रोमिनेशन। तो हम कोई भी एक अमाइड अमीन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया एनिलीन, ठीक है, इसको एनिलीन कहते हैं, इसमें आप ब्रोमीन जोड़ दो, 3 ब्रोमीन ले रखे हैं हमने, ठीक है, 3Br हमने जोड़े हैं, और ये रिएक्शन होगी Br2H2O के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये क्या होगा, ऑर्थो, अब जो NH3 है ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पे लगाएगा और पैरा पे, क्योंकि 3 Br है, तो देखो ये एक ऑर्थो पोजीशन, ये एक ऑर्थो पोजीशन और ये एक पैरा पोजीशन, तो 2 ऑर्थो 1 पैरा पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास NH3 तो ऐसे ही रहेगा, इधर Br लग जाएगा, इधर Br लग जाएगा और
इधर भी Br लग जाएगा, प्लस 3Br बाहर आ जाएगा, 3HBr हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है। अब एक और यहाँ पे चीज़ पूछी जाती है कि अगर हमें तीनों पे नहीं लगाना है, अब क्योंकि देखो ये अच्छा खासा NH3 जो होता है एक अच्छा मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो इस वजह से दोनों तीनों जगह पे लगा देता है, जैसे आप ब्रोमीन देंगे। लेकिन अगर मान लो हमें किसी एक ही पोजीशन पे हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्थो पे लगे या सिर्फ पैरा पे लगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ जाए या फिर एग्जाम में अगर आपके आ जाए, दिमाग में आने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आ जाए तो जैसे NH3 है, NCERT ने लिखा है, इसको हम ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO का होल ट्वाइस O, है ना। ये एसिटिक एनहाइड्राइड ऑलरेडी मैं बना के दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूरा। और पिरिडीन लेंगे। पिरिडीन क्या होती है? 5 कार्बन की रिंग होती है ना, जिसमें नाइट्रोजन होता है एक साइड में। तो एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन लेंगे, इससे रिएक्ट कराएंगे। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा? जो NH3 है इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा के CH3CO जोड़ देगा, ठीक। तो ये बन जाएगा NHCOCH3 लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने कह दिया। अब ये जो NHCOCH3 है ये काफ़ी कम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ये भी है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जब इसके ऊपर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये सिर्फ ऑर्थो पे लगाता है या सिर्फ पैरा पे, तीनों पोजीशन नहीं भर देता है, ठीक है। तो ये एक ही जगह लगाएगा, चाहे ऑर्थो पे लगाएगा चाहे पैरा पे, ठीक है। तो अब इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट मिलेगा हमारा जिसमें ऑर्थो पे लगेगा NHCOCH3, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, और दूसरा प्रोडक्ट और ऑर्थो पे मतलब ब्रोमीन लग जाएगा। हमने इसको Br2 से ट्रीट किया है ना। और एक हमारा पैरा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें पैरा पे ब्रोमीन लगेगा, और ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन हमारे यहाँ ऑर्थो पे लग गया, यहाँ पे पैरा पे लग गया। और ऑर्थो पैरा में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है ये आपको हमेशा मैंने बताया है। बहुत ही छोटे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्थो थोड़ा बहुत स्टेबल हो सकता है, बाकी हमेशा आपको कहना है कि पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसी वजह से पैरा वाला जो होता है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो NHCO से थी ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसको आप क्या करो, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O से रिएक्ट करा दो, तो वापस आपको वही मिल जाएगा। वापस वही मतलब यहाँ पे NH2 और यहाँ पे ब्रोमीन। तो देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने तीनों जगह ब्रोमीन लगाया था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा NH2 के साथ सिर्फ एक जगह यानी पैरा पे ब्रोमीन मिला। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे H2O से, इसको रिएक्ट करा के दोगे तो ऑर्थो पे वही लग जाएगा ब्रोमीन, है ना। यहाँ पे NH2, ये जो NHCOCH3 NH2 में चेंज आता है, NHCOCH3 NH2 में, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्थो पे ब्रोमीन, ठीक है। तो तीनों की जगह किसी अगर 2 जगह पे हमें एक चाहिए, मतलब किसी एक जगह पे चाहे ऑर्थो चाहे पैरा पे, तो हम उसको CH3CO का होल ट्वाइस O यानी एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा ये ग्रुप जो है NH3 ग्रुप वो चेंज हो जाए NHCOCH3 में, ठीक है। तो ये था A ब्रोमिनेशन हमारा। B है हमारा नाइट्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहा है ना। तो B है हमारा नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन के लिए मैंने आपको रिएजेंट ऑलरेडी बता रखा है कि HNO3 और H2SO4 एक साथ लिया जाए, दोनों कंसनट्रेटेड, तो हमारा क्या करता है, NO2 जोड़ देना होता है, नाइट्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो नाइट्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। पढ़ा तो मैं चुका हूँ नाइट्रेशन ऑलरेडी आपको, लेकिन यहाँ पे NH2 अगर हम लगाते हैं यानी एनिलीन देते हैं और इसको रिएक्ट कर देते हैं HNO3 H2SO4, दोनों कंसनट्रेटेड, ठीक है, इससे रिएक्ट करा देते हैं HNO3 और H2SO4, ये दोनों साथ में अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में साथ में अगर रहेंगे, तो अगर कंसनट्रेटेड नहीं भी लिखा है तो अगर ये साथ में दोनों लिखे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि NO2 ऐड कराना है, ठीक है, किसी ना किसी एक पोजीशन पे NO2 लगा देना है बस। तो यहाँ पे ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं। अब तीनों क्यों मिलेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले बना लेते हैं NH2 और यहाँ पे NO2 लग गया, ये हमारा पैरा प्रोडक्ट है, इसके साथ मिलेगा हमें यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NO2 लग गया, ये हमारा मेटा प्रोडक्ट है, और इसके साथ मिलेगा हमें NH2 और NO2 यानी ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक, एक सेकंड, ठीक है।
तो तीनों प्रोडक्ट मिल रहा। अब बात ये आती है कि NH2 जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल जाता है, ये एक बड़ी बात है भाई। और NCERT लिखता है कि देखो कितना परसेंट है, ये 51% मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा मेजर तो यही रहेगा पैरा वाला, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ये 47% मिलता है मेटा वाला, और ऑर्थो वाला सबसे कम मिलता है, ये 2% मिलता है। ये NCERT डेटा आपको याद नहीं करना है, लेकिन इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा कि मेटा वाला भी मिलता है और काफ़ी अच्छे खासे परसेंटेज में मिलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो इतना अच्छा परसेंटेज इसका मिलता क्यों है, ये बात आती है। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो H2SO4 HNO3 है, ये क्या कर देते हैं, जो NH2 है इसको ऑक्सीडाइज करके NH4+ में बदल देते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा ये इतना परसेंटेज क्यों मिला। देखो, जो NH2 है इज ऑक्सीडाइज्ड टू NH4+। NH2 जो है ये NH4+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। और जो NH4+ है ये एक अच्छा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो NH4+ ऐसे लिख देते हैं, विच इज अ गुड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टर लिख देते हैं, ठीक है। तो NH2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर NH4 बना लेता है, और NH4 एक अच्छा मेटा डायरेक्टर है। इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेटा डायरेक्ट मतलब मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। नहीं तो कभी भी नाइट्रेशन होता है या फिर ये जो NH2 ग्रुप है ये काफ़ी अच्छा मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट मिलता था, लेकिन यहाँ मेटा मिल रहा है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि NH2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है NH4 में। जो HNO3 है या H2SO4 है ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं NH2 को NH4 में, और NH4 क्या है, एक मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। तो इसी वजह से ये हो जाता है। तीसरा है हमारे पास सल्फोनेशन, सी है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, SO3H जोड़ देना, ठीक है, इसी को कहते हैं सल्फोनेशन। तो बस ऐड ही होना, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन ऐड कर देना, नाइट्रेशन में NO2 ऐड कर देना, है ना। सल्फोनेशन में SO3H ऐड करना। ये कैसे होता है, H2SO4 को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये अमीन है हमारा, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 से, थोड़ी हीट देंगे और वही ये NH2 रहेगा, सॉरी NH2, और हमारा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पे पैरा पोजीशन पे SO3H ऐड हो जाएगा। अब पैरा वाला मेजर होता है, तो पैरा वाला मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ होती है, जैसे आपने अगर बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट हो, आपने ज्यूटर आयन पढ़ा होगा, ठीक है, बायो में अगर बायो के स्टूडेंट हो, नहीं केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट हो, तो बायो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर में ज्यूटर आयन हो सकता है पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ज्यूटर आयन क्या होता है, कोई ऐसा कंपाउंड जिसपे प्लस और माइनस चार्ज हो, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज दोनों चार्ज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये कैसा होता है, देखना होता क्या है कि ये जो H है, ये H जो है उठ के यहाँ पे चला जाता है, नाइट्रोजन के पास चला जाता है। तो देखो नाइट्रोजन की अभी वैलेंसी कितनी है, 2 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड है, 3 ही नाइट्रोजन बनाता है। अब ये हाइड्रोजन भी जाता है, कहता नहीं हमें भी बॉन्ड बनाना है, और ये नाइट्रोजन के पास चला जाता है। तो जब NH3 आ जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग, और नाइट्रोजन पे ये NH2 के जगह पे NH3 हो जाता है और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है तो H+ के फॉर्म में निकला है, यानी अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ छोड़ के निकला है, इसी वजह से यहाँ पे SO3 पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो एक ऐसा आयन जिसपे प्लस और माइनस दोनों बराबर चार्ज हो, बराबर अमाउंट में प्लस और माइनस दोनों चार्ज हो, इसी को कहते हैं ज्यूटर आयन। और ये रिवर्सिबल होता है, ये इसमें चेंज होता है, वापस इस तरह हो जाता है, फिर इसमें से इसमें चेंज होता है, ठीक है। आप अमीनो एसिड जब पढ़ेंगे, चाहे बायोलॉजी में चाहे केमिस्ट्री में, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ज्यूटर आयन आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ज्यूटर आयन, इसको कहते हैं हम ज्यूटर आयन, ठीक। तो ये हो गया सल्फोनेशन, इसमें कुछ खास याद नहीं रखना था, ज्यूटर आयन आपको पता ही है, ठीक है। नाइट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका ब्रोमिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ये 3 चीज़ें हो गई, इसका स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट का है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको कर लेंगे ख़त्म काम। तो अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, मतलब आखिरी टॉपिक पे, जो कि है डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं। अब ये कैसा होता है, तो इसकी प्रिपरेशन में एक ही रिएक्शन दे रखी है, वो आप देख लो इसका प्रिपरेशन। हम एक लेते हैं कंपाउंड जैसे NH2,
ये ले लेते हैं। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, उसका रिएजेंट मैंने आपको 6-7 बार पढ़ा दिया है ना। NaNO2 और HCl साथ में लेते हैं। जहाँ पे NaNO2 HCl आपको साथ में दिखे, नाइट्रोजन आपको हटाना है, NH2 आपको हटाना है और डायजोनियम सॉल्ट बना देना है। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग ऐसे ही रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा N2Cl, ठीक है। और यही है डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। RN2Cl यही होता है डायजोनियम सॉल्ट। देखो डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पे दो मतलब नाइट्रोजन होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या नाम दे देंगे, कुछ इस तरीके से नाम देंगे इसको हम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। साथ में आपको NaCl मिल जाएगा और प्लस वाटर मिल जाएगा। तो डायजोनियम सॉल्ट का रिएजेंट जो है ये NaNO2 HCl, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई रिएक्शंस में, नेम रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। गैटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, तो NaNO2 HCl आपको याद रखना है अच्छे से, इससे हमारा डायजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट का कॉमन अगर फॉर्मूला देखें तो होता है RN2X। R ये ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, N2 हमारा नाइट्रोजन और Cl यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे X के जगह पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वो होता है R, जिसमें से एराइल ग्रुप होता है। एराइल ग्रुप मतलब एरोमेटिक होता है, R ग्रुप, है ना। और X जो होता है ये हमारा क्लोरीन हो सकता है, Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, BF4 माइनस, ठीक है। R यहाँ पे एराइल ग्रुप मतलब कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे होगा, जैसे बेंजीन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है। अब रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन ज़्यादातर हम पढ़ चुके हैं डायजोनियम सॉल्ट की। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो देखो पहली है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में। दूसरी है गैटरमैन रिएक्शन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में, दोनों हो चुकी है, ठीक है। तीसरी है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि काफ़ी ईजी है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिप्लेस मतलब वही एक चीज़ को हटा के दूसरा उसके जगह पे आ जाता है, रिप्लेस कर देता है। तो एक तरह का सब्सटीट्यूशन अब आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कहा है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो इसमें 3-4 एग्जाम्पल हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, और चारों आपको देखेंगे रिएक्शन एक ही तरह होगी चारों में, ठीक है। तो हमारे पास एक मान लेते हैं डायजोनियम सॉल्ट है RN2Cl, ठीक है। इसको KI से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या होगा, Cl हट के I आ जाएगा, और यहाँ पे जो Cl है वो K के साथ चला जाएगा, तो एक्सचेंज हो जा रहा है बस हेलोजन का, ठीक है। ये हो जाएगा RI, N2Cl पूरा हट के I आ गया, ठीक है। मतलब Cl सिर्फ हट के नहीं, पूरा N2Cl। एक चीज़ और मतलब यहाँ पे लिख लेना, मैं ये आपको कई बार बता सकता हूँ, ये गुड लीविंग एजेंट होते हैं, ये बाहर निकलने में माहिर होते हैं किसी भी कंपाउंड से, ठीक है। इसका काम है मतलब आप देखेंगे एनसीईआरटी में इतनी सारी रिएक्शन है डायजोनियम सॉल्ट को लेके, इसका एक ही काम आपको दिखेगा, ये तुरंत बाहर निकल जाता है। कुछ भी चीज़ आप इससे रिएक्ट कराओगे, ये तुरंत क्या करेगा, अपने कंपाउंड से बाहर निकल जाएगा, उस कंपाउंड पे जिस चीज़ से आप रिएक्ट करा रहे हो वो चीज़ आके लग जाएगी, ठीक है। तो गुड लिविंग एजेंट होते हैं। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे रिएक्ट कराया, RN2CI को KI से रिएक्ट कराया, N2Cl बाहर निकल गया तुरंत, I आके यहाँ पे लग गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे KCl मिल जाएगा और नाइट्रोजन। दूसरी रिएक्शन ऐसी है, RN2Cl हमने ले रखा है, इसको HbF4 से रिएक्ट करा रहे हैं। अगेन N2Cl पूरा का पूरा हटेगा और फ्लोरीन आके यहाँ पे लग जाएगा, RF बन जाएगा, प्लस BF3 बनेगा, प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। तीसरी रिएक्शन भी सेम टू सेम है, RN2Cl है, इसको H3PO2 और वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, RH बन जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर का आप H+OH- अलग करो, H+ जो है वो आके यहाँ पे लगा दो, OH- सॉरी हाँ, H जो है हाइड्रोजन जो है वहाँ के N2Cl पूरा का पूरा हटाओ, हाइड्रोजन लगा दो, RH बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन बनेगा, प्लस H3PO3 बनेगा। H3PO3 जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है, इसका नाम आप हमें बताएंगे, ठीक है। इसका नाम और इसमें एक खासियत जो है, ठीक है, साथ में नाइट्रोजन और HCl मिलेगा। नाइट्रोजन तो लिख चुका हूँ ना, साथ में HCl मिलेगा, ठीक।
तो मेन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे मेन काम करना क्या है, आपको एक चीज़ हटाना, उसकी जगह पे दूसरी लगा देना है। और ये ध्यान रखना है कि N2Cl जो होता है ये काफ़ी अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो बाहर निकलने में माहिर है, ठीक है। एक और रिएक्शन है जो कि आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में, RN2Cl है। इसको वाटर से अगर सिर्फ रिएक्ट करा दो तो ROH हो जाएगा, एल्कोहल का प्रिपरेशन, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl, खत्म का, ठीक। अब ये तीसरा, मतलब ये रिएक्शन हो गई 1 2 3, है ना। पहला सैंडमेयर, फिर गैटरमैन और तीसरा रिप्लेसमेंट। चौथी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। काफ़ी आसान रिएक्शन है ये। वो रिएक्शन है, आप देखो यहाँ पे मतलब एक खासियत मैंने आपको बताई डायज़ोनियम साल्ट की कि काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तुरंत बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन में N2 बचा रहता है, सिर्फ Cl निकलता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो बचा रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देना, N2 ग्रुप स्टेज, ऐसे लिखना है, या हिंदी में लिख लेना कि N2 लगा रहेगा, N2 का बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे ये खासियत है। कपलिंग रिएक्शन कैसे होगी, ये भी बहुत ही आसान है, मतलब आपको देखने से अच्छी लगेगी। तो हम मान लेते हैं एक हमारे पास ये डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 को हम ऐसे लिख ले रहे हैं N2Cl, है ना, N2 ही तो है अभी भी। इसको कोई भी फिनॉल ले लो, उससे रिएक्ट करा दो। तो हमने फिनॉल ले लिया, ये हमारा फिनॉल है। अच्छा, फिनॉल है तो इस पर बाकी सारे कार्बन जो होते हैं इस पर एक एक हाइड्रोजन भी रहता है, जो कि हम लिखते नहीं है ना। एक हाइड्रोजन हम निकाल के ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल के बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से H और Cl बाहर निकाल दो, जो बचा उसको जोड़ दो, तो बचेगा N और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बचेगा, इसको पूरे को जोड़ दो तो बन जाएगा ऐसा कुछ, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये दूसरी वाली रिंग जिसपे कि OH लगा था, प्लस HCl हमने बाहर निकाल दिया। बस इसे कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। ये अमीन भी मतलब अमीन भी में भी हो सकती है। ये हमारा N2 है और ये Cl, ठीक है। इसको हम एनिलीन से रिएक्ट करा दे रहे हैं, NH2। ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिख ले रहे हैं, ये HCl बाहर निकाल दो, ठीक है। अगेन क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, दूसरी वाली रिंग यहाँ पे लाके ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे सॉरी NH2 रहेगा ना यहाँ पे, बस, ठीक है। तो ये थी कपलिंग रिएक्शन, और यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो होता है समाप्त, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और थोड़ा जल्दी में मैंने पढ़ाया, क्योंकि वैसे भी 1 शॉट वीडियो था, जल्दी में आप वैसे भी देखते हैं इसको, लेकिन जल्दी में मैंने पढ़ाया क्योंकि टाइम नहीं था, है ना। तो ये रहा अपना चैप्टर प्लान। तो चैप्टर ऑफ प्लान में आपने देखो स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, है ना, रिडक्शन ऑफ NO2, अमोनोलिसिस, सारी चीज़ हमने पढ़ ली है। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिया, फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में बेसिक कैरेक्टर की वजह से एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारी पढ़ ली हमने। आखिरी में हमने डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ लिया था, जिसमें उसकी प्रिपरेशन का सिर्फ एक ही मेथड दिया गया था। रिएक्शन भी हमने सारी पढ़ ली, सैंडमेयर और गैटरमैन तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, बाकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ी, ठीक है। रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ पे देखो आयोडीन के द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा और OH के द्वारा रिप्लेसमेंट सामने लिख दिया है, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन वो थी जिसमें नाइट्रोजन बाहर नहीं निकलता था, है ना। तो ये सारा का पूरा आपके सामने चैप्टर प्लान है, और इसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करा के रख लेना, इससे आपको ये रहेगा कि कैसे किस सीक्वेंस में कैसा पढ़ना है, ये आपको कन्फर्म रहेगा, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप लिखे हैं या फिर जो आपने लिख रखा है कॉपी में, वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पेज दिखाता हूँ, आधा पेज यहाँ आधा पेज वहाँ, तो स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस PDF में आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर दिखेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। ये है हमारा चैनल नीट गुरु, सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे वीडियो, है ना। शेयर कर देना, और कोई प्रॉब्लम होगी कहीं पे तो बताना, ठीक है। बाय।